हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम ट्रैक ट्रैप और आज 21 ऑफ द फैब हम लोग करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की फैक्चुअल एनालिसिस सबको देखेंगे। एक करके सारे न्यूज को कंपाइल करेंगे, जितने भी जीके के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी उसको हम लोग नोट डाउन करते हुए आगे बढ़े। सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा तो प्लीज आप कॉपरेट करते हुए लिखना। मैं सारी न्यूज जितनी कल मिस हुई थी, मतलब बीच में जो ब्लैंक गया था, मैं उन सबको कवर करते हुए आज आगे बढ़ूंगा। यही करके सारी न्यूज को मैं कंपाइल करते हुए आगे बढ़ूंगा। पहले द हिंदू से मैं स्टार्ट करता हूँ। यही न्यूज जो आपको 2 दिन से आ रही है, आज इसको पूरा हम लोग कंक्लूड करते पढ़ते हैं। पूरा पैटर्न समझना हुआ क्या था, पहले बात न्यूज क्या थी, इस न्यूज को देखना। हुआ कुछ इस तरह से था कि इस समय इलेक्शन वाला था, यहाँ पर मेयर का इलेक्शन। पहली बात एक वर्ड है कि मेयर इलेक्शन क्या होता था, हम इसको देखते हैं। तो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम अनिल मसीह है। इन अनिल मसीह ने इसमें करप्शन के चार्जेस है कि धांधली की हुई है और इनने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। अब इस कारण से यहाँ पे जो मेयर इलेक्शन है, जिसमें जीती हुई थी पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और इस बीजेपी को इन्होंने हारा डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे उनको यहाँ पर मेयर बना दिया। ये तो अब इन पर करप्शन चार्जेस हैं वो देखेंगे। तो पहले देखना मेयर क्या होता है। देखो इंडिया में इस समय इंडिया में थ्री टायर सिस्टम मोस्टली चलता है, हर जगह तो नहीं कर रहा लेकिन मोस्टली चलता है। एक आपको पता है कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं, और जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं, सेंटर मतलब इस समय लोकसभा के इलेक्शन में चूज किए जाते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी, और यही एमपी चूज करके बनाते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं। दूसरा इलेक्शन होता है, उससे हम लोग स्टेट इलेक्शन, और जो स्टेट राज्य का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में जो राज्य का इलेक्शन होता है, इसमें आपको पता है कि विधानसभा के मेंबर चूज किए जाते हैं, और जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, और इसी से चूज होता है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, सीएम ना। उसके बाद यहाँ पर एक थर्ड ईयर जो इलेक्शन होता है, थर्ड ईयर मतलब लोकल इलेक्शन बोलते हैं, इसे लोकल इलेक्शन बोलते हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो प्रधान सुना होगा, और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सरपंच टाइप का कोई वर्ड सुना। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ, यहाँ पर सरपंच को चूज किया जाता है। अब एक बात है ना, जो सरपंच होगा वो विलेज में होगा, गांव वाले एरिया में होगा। लेकिन यही बात अगर मैं सिटी में बात करूं तो सिटी में इसे हम लोग आज पार्षद के नाम से। अब पार्षद क्या होता है इसको समझते हैं। पार्षद को देखें तो अब ये हमारा पूरा सिटी बना जस्ट एक ऐसा सिटी जो एक बड़ा सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 10 लाख 10 लाख है। और इस 10 लाख की पॉपुलेशन में यहाँ पर इस वाले पॉइंट में हम कहेंगे जो 10 लाख की पॉपुलेशन है, इसमें ये नगर निगम के अंडर में आती है। नगर निगम, और कहीं कहीं इसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर नगर निगम ही लिख दूं, नगर निगम। जहां पर नगर नगर निगम आएगा तो माना जाता है कि वहां पर लगभग पॉपुलेशन 10 लाख हुआ उससे ज्यादा होती है, वहीं पर नगर निगम होगा, और वहां पर हम लोग पार्षद को चूज करते हैं। पार्षद कैसे होंगे, पूरी सिटी को, जैसे जयपुर सिटी है, उस सिटी को मैं कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और कई पार्ट में डिवाइड होने के बाद हर जगह मैं इलेक्शन कंडक्ट करवाऊंगा, तो एक जगह से यहाँ पर एक पार्षद बनकर आएगा। तो ऐसे पूरे जयपुर में कई पार्षद हो सकते हैं, या कोई भी जो म्युनिसिपालिटी वाली सिटी होगी वहां पर कई सारे पार्षद हो सकते हैं। सरपंच उस जगह होते हैं जहां पर गांव होगी, गांव का स्ट्रक्चर होता है छोटा, तो वहां पर एक सरपंच को चूज कर लिया जाता है। अब इन सब पार्षद में जितने पार्षद बने, उन सब पार्षद आपस में वोट करते हैं। वोट करने के बाद अपना एक लीडर चूज करते हैं, जिसे हम लोग मेयर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली होता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, जितने भी पार्षद होते हैं वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सुनना बात को यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक पार्षद, दो पार्षद, तीन पार्षद, ऐसे नंबर ऑफ द पार्षद मिला दिए, और यहाँ पे मेयर का चूज करिए। तो पहली बात देखो, जो ये पार्षद होंगे ये हमेशा 5 साल के लिए टर्म्स के लिए चूज किए थे, और यहाँ पर जो मेयर होगा, याद रखना, 1 साल की टर्म्स के लिए, 1 ईयर के लिए इसको चूज किया था। और ये होगा हमारा थोड़ा सा लोकल इलेक्शन की बात हुई हमारी बात है। याद रखना, जो लोकल इलेक्शन है, ये वाले इलेक्शन नगर निगम या सरपंच के इलेक्शन है, ये पहले नहीं होते थे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, जो बात करता है पंचायती राज सिस्टम का। तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, और यही पंचायती राज सिस्टम के तहत ही क्या हुआ, एक अमेंडमेंट किया गया, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इस 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ आर्टिकल को एड ऑन किया गया, जो आर्टिकल आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 243 के बाद ऐड होते हैं। 243 के ओ से जेड तक, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि इन्हीं के बीच में। इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट अलग से ऐड किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A और 9B को भी ऐड किया गया था।
वहां पर भी इन्हीं की बात की गई। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को बताया जो थर्ड ईयर मतलब लोकल इलेक्शन के बारे में बात करता है। ये भी देख लेते हैं इन इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाता है। नाउ यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन है, तो सेंट्रल इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, चुनाव आयोग। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेंटर की जो इलेक्शन बॉडी है वो उसको कंडक्ट करवाने का काम करती है। नाउ उसके बाद मैं कहूँ कि स्टेट इलेक्शन की बात करूं तो स्टेट इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए बॉडी है जो वही है जो लोकल जो सेंटर को कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। लोकल इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है, तो लोकल इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की जो बॉडी है वो होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। लेकिन हाँ जब मेयर की बात आती है तो मेयर को कंडक्ट करवाने के लिए वहां की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो कंडक्ट करवाने का काम करती है। अनिल मसीह उसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से चूज कर आए हुए थे जो मेयर का इलेक्शन करवाने वाले थे। अब आते हैं हम चंडीगढ़ के सिनेरियो में। ये मैंने कुछ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में चंडीगढ़ में कुछ ऐसा था, आपको पता है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो जब यूटी होगा तो यहाँ पर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। और एक छोटा सा एक यूटी है, बहुत छोटी यूटी है, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं वो नहीं है। जब विधानसभा नहीं है तो यहाँ पर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सेंटर डायरेक्ट चूज करके भेजता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा नगर निगम लगता है। रीजन क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और यहाँ पर टोटल 35 यहाँ पर पार्षद होते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि पार्षद ही वोट देकर यहाँ पर चूज करते हैं जो वहां का मेयर। याद रखना पार्षद के साथ साथ एक वोट और होता है जो वहां के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ चंडीगढ़ की इस समय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किरण खेर जो कि भारतीय जनता पार्टी से। कुछ हम लोग यहाँ पर डिवीजन देख लेते हैं, बंटवारा देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पार्टियों का बंटवारा देखना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा कि जो आम आदमी पार्टी, आपने आपका नाम सुना होगा, आम आदमी पार्टी के पास इसमें 13 यहाँ पर मेयर थे। तो 13 लोग आम आदमी पार्टी से चुनकर आए हुए थे, चुन नहीं इलेक्ट किया थे, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। और उसी के साथ जो यहाँ पे कांग्रेस, आप जानते हो राहुल गांधी की पार्टी, जिन जो यहाँ पर 7 मेंबर यहाँ पर चुन के आए थे। नाउ उसके बाद देखना आम आदमी पार्टी के बाद दूसरा जो बीजेपी, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, बीजेपी, बीजेपी के पास टोटल जो मेयर थे वो यहाँ पर थे 15 15 14 14। और यहाँ पे एक अकाली दल है, इस अकाली दल के पास कितना था यहाँ पर एक। अब ये 35 का तो टोटल डिवीजन मैंने कर दिया। अगर मैं इनको काउंट कर दूं तो इनके पास यहाँ पर 20 हो जाते हैं। याद रखना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इंडिया अलायंस बनाया हुआ था। बहुत सारी पार्टी है लेकिन दोनों पहली बार यहाँ पर एज ए इंडिया अलायंस इलेक्शन फाइट कर रहे थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर अकाली दल दोनों मिलकर इलेक्शन फाइट कर रहे थे। तो इनको ये एनडीए अलायंस हो गया। और इस एनडीए अलायंस में अगर टोटल वोट देखें तो यहाँ पर होते हैं 15। और आपको बता दूं कि यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करता है। ये थी किरण खेर जो कि रहने वाली जो चंडीगढ़ की अनुपम खेर की वाइफ है। इनको ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल 16 हो गया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो ये बीजेपी है उसके पास 16 वोट है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिसे इंडिया अलायंस कर रहे हैं इनके पास इस समय 20 वोट है। अब जब वोटिंग होगी तो ये वोटिंग होने वाली थी 22 जनवरी को, लेकिन 22 जनवरी आपको पता है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। उस दिन जो अनिल मसीह थे उनने एक बहाना बनाया कि मेरी तबीयत खराब है और वो उस दिन वहां पर प्रेजेंट नहीं है। कोर्ट के इंटरव्यू करने के बाद ये 29 ऑफ द जैन को आए और इलेक्शन कंडक्ट करवाने पहुंचे। जब वहां पर देखा गया ऑलरेडी अपने समय से 2 घंटे लेट आए और उसके बाद कुछ ऐसा किया गया यहाँ पर कि सामने यहाँ पर जितने मेंबर हैं यहाँ पे 36 मेंबर हो गए। अंदर एक ग्लास की विंडो थी, उसके अंदर पर यहाँ पर अनिल मसीह बैठ गए। यहाँ पर लगा हुआ था कैमरा जो इस बात को सब कुछ नोट कर रहा है। यहाँ से वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद काउंटिंग शुरू हुई। आपको पता 36 वोट काउंट करने हैं तो बहुत टाइम लगेगा भी और बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यही हुआ, जब वोट की काउंटिंग हुए तो यहाँ पर देखा गया 16 वोट तो भारतीय जनता पार्टी की काउंट हुए। लेकिन जब काउंटिंग का नंबर आया इंडिया अलायंस का तो उसमें देखा गया कि यहाँ पर 12 वोट ही इंडिया अलायंस को पड़े हैं और 8 वोट जो थे उनको नल एंड वाइट कर दिया गया है। मतलब कह दिया गया है कि ये जो वोट पड़े हैं वो गलत पड़े। अब सदमे वाली बात थी कि यहाँ पर 8 वोट गलत कैसे हुए, तो उन्होंने कहा कि जो ये वोट की मार्किंग की गई है वो गलत है। लेकिन वो कैमरा से सीसीटीवी कैमरा सबको देख रहा था और इसी को लेकर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पहुंची। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पहुंची तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का कहना था कि हम लोग इसकी तारीख अगली देते हैं, नेक्स्ट तारीख को इसकी हियरिंग करेंगे। और इसके लिए इससे पहले ही यहाँ पर एक अपील लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग आई थिंक 7 to 9 के बीच में कभी की थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन वहां पर पहले हियरिंग की गई। और हियरिंग में जो डी.वाई. चंद्रचूड़ सकते हैं वो कैमरे को देखकर बोलते हैं कि इनसे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, इनका नाम है यहाँ पर अनिल मसीह, इनसे बोल दिया जाए
कि सुप्रीम कोर्ट इनको देख रहा है। कल यानी परसों 19 तारीख को क्या होती यहाँ पर हियरिंग होनी थी, और 19 तारीख की जो हियरिंग हुई उसमें से इनको बुलाया गया था, इनसे पूछा गया, इनने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई है। जैसे एडमिट किया इन्होंने, तो वहीं से यहाँ पर आर्टिकल 142 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 142 यहाँ पर लिखा हुआ, इसका यूज किया गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर्टिकल 142, और आर्टिकल 142 142 का यूज किया गया। 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास उस बात की पावर होती है जिसका जजमेंट डिसाइड नहीं होता, डिसाइड कर सकती है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर पनिशमेंट डिसाइड नहीं है तो पनिशमेंट को डिसाइड करने का काम जो करेगी वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात को डिसाइड कर लिया कि इनको करना क्या है। तो इन्होंने साफ कह दिया कि जो यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी के मेयर थे उनको हटा दिया जाए, आम आदमी पार्टी के जो मेयर थे उनको अपॉइंट कर दिया गया, और इस केस का पूरा जजमेंट आ गया। इनको बोल दिया गया है कि करप्शन के चार्ज, इन पे करप्शन के चार्ज लगे होंगे, इस चार्ज में इनकी अगली हियरिंग होगी। आई थिंक 1 वीक का टाइम दिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। और यहीं पर बोला था डी वाई चंद्रचूड़ ने कि दिस इज एन एंड ऑफ द डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। और बस यही पूरा मेरा इलेक्शन का पूरा वो था। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जितने इससे मैटर हो सकते थे, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मेरे समझ से सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई। अब आते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र असेंबली के दूसरे बड़े मैटर पे। पूरी बात को सुनना और समझना। पहली बात देखना, मैं न्यूज किया है कि यहाँ पे जो मराठा है उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई है, और ये जो बिल था इसको पास कर दिया गया है महाराष्ट्र असेंबली में। तो अब कुछ दिन में ये एक्ट बन जाएगा और महाराष्ट्र में 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन फॉर द मराठा दिया जाएगा। सुनना बातों को, अब पूरी न्यूज के जो न्यूज है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। पहली बात देखा जाए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। इस महाराष्ट्र में इलेक्शन जो हुए थे 2019 में इलेक्शन हुए। जब ऐसे बातें आने लगे तो समझ जाया करो कि यहाँ पर चुनाव आने वाले। तो अब 19 हुए थे, वो 4 साल बाद 2024 आएगा और यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे। जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो वो लोग हमने बातें यहाँ पर देख, पूरी बात को सुनना और समझना। अब इस समय देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग को, आपको देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं आपको। एकनाथ शिंदे मतलब जो इस समय शिवसेना के प्रेसिडेंट है वो, और इनके में नहीं दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार। तो यहाँ पर अजीत पवार, ये तीनों अजीत पवार तीनों मिलकर यहाँ पर गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। 3 यहाँ पे गवर्नमेंट चल रहे हैं, तो मेजोरिटी ही, इसलिए ये बिल आसानी से पास हो सकता है और ये बिल आसानी से पास भी होंगे ना। समझना, देखा जाए तो इन्होंने जब बिल पास किया तो सबसे पहले रिजर्वेशन की बात की गई। तो मैं रिजर्वेशन की बात कर लेता हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 दोनों में बात की गई। एक्चुअली कहा जाए 15 का 4 एंड 16 का 4 ज्यादा बेटर। 15 के 4 में लिखा गया है कि जॉब, सॉरी 15 के 4 में लिखा गया है कि कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं उनमें जो सीट है उनको रिजर्व किया जाएगा फॉर द SC ST एंड OBC। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन बात की गई है वो स्कूल कॉलेज की सीट के बारे में लिखा गया। तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज और सीट के बारे में लिखा गया है। और 16 नंबर में क्या लिखा गया समझना, 16 में जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है कि जॉब में कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। तो दोनों बातें यहाँ पे समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर इन्होंने 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया। क्या इसके पहले ऐसा ट्राई किया गया था? तो याद है 2017 में बिल्कुल यही इंसिडेंट हुआ था। 2017 में फिर से मराठाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, बट इसे 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने स्टक डाउन कर दिया। रीजन क्या था कि यहाँ पर एक केस हुआ था 1993 में एक केस हुआ था जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से। इंदिरा साहनी केस एक ऐसा केस था जिस केस में कोर्ट ने इस पर कैपिंग कर दी थी, और क्या दिया था, कैपिंग करने का मतलब कि ये बार लगा दिया था कि कहीं भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहीं पर एक बात और जोड़ी थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रीजन की कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का मेंशन नहीं किया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया सकता है। और ऐसे करके यहाँ पर 2 पार्ट यहाँ पर बने, इंदिरा साहनी बटी टंडन। और जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में 2017 में रिजर्वेशन दिया गया था मराठाओं को, तो एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर जो बार लगा हुआ था 50% का, वो कैपिंग ब्रेक हो रही है। जैसे ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर इंदिरा साहनी बजट का वायलेशन होता है, और सबको पता है कि जब वायलेशन होगा तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पर इसको खत्म कर दिया जाएगा और इसको स्टक डाउन कर दिया। तो इस बेस पर यहाँ पर अभी तक तो ऐसे आसार लग रहे हैं कि इसको भी स्टक डाउन कर दिया जाएगा। जब ऑलरेडी एक बार स्टक डाउन हो चुका है तो इसको स्टक डाउन किया जाएगा, फिर बाकी जो होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन अगर यही बात में बिहार में हो रही है तो मैं इस बात से एग्री करता कि बिहार में इसको लाया जा सकता है। रीजन क्या है कि बिहार ने अभी यहाँ पर कास्ट बेस्ड डाटा प्रेजेंट किया, कास्ट बेस्ड सेंसस लाया।
जब कास्ट बेस्ड सेंसस लाया तो इसने क्या किया है कि पूरे जो 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 पूरा बिहार है उसमें सारी कास्ट की जनगणना कर ली है और उससे ये बता दिया है कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है या यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो चुकी है, जो रिजर्व कैटेगरी है और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। रिजर्वेशन हमेशा ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, तो उस बिहाफ पर यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो लेकिन अभी जो महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है जहां पर अभी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है, एक्चुअली सेंसस भी नहीं हुआ क्योंकि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। तो यहाँ पर इस बात का अनुमान लगाना कि इसको दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा, पर देखा जाएगा आगे कि इसके इसमें होता क्या है। लेकिन हाँ, ये हुआ यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस का। अब अगर देखा जाए कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाला सेकंड दूसरा स्टेट कौन बन रहा है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश बन रहा है। और याद रखना आंध्र प्रदेश के बाद नेक्स्ट स्टेट बनेंगे और भी बहुत सारे स्टेट बनेंगे, उसमें नहीं लगते। राजस्थान में हुआ था जब जाट के रिजर्वेशन की बात की गई थी, 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की बात की गई थी, लेकिन फिर भी उसमें अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। रीजन क्या है, यहाँ पे जो बार कैपिंग है वो वॉलिड हो रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर कंसर्न आएगा कि सर एक ऐसा स्टेट है तमिलनाडु जहां पर इस समय 69% रिजर्वेशन है। और हाँ, कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि झारखंड एक ऐसा स्टेट था जहां पर डिमांड की गई थी कि 77% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो क्या वहां पर रिजर्वेशन 50% बार को क्या बार को क्रॉस नहीं करते? तो देखो, ये बात तो सही है कि वहां पर जो 50% रिजर्वेशन है वो बार को क्रॉस तो करता है, लेकिन अगर वहां पे गवर्नर चाहे तो अपनी इच्छा तो नहीं हो सकती। अगर गवर्नर चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, इस बार को क्रॉस कर सकते हैं। अगर वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है, लाइक करती है, तो इस बार को क्रॉस किया जाता है। लेकिन सुटेबल इसका आंसर होना चाहिए। और इसके बाद इसको तो रख दिया गया है शेड्यूल नंबर 9 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 9 जो ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि जो चीज इसमें रख दिया गया उसे दोबारा कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। और ये अब दोबारा कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। झारखंड में जब हेमंत सोरेन सीएम हुआ करते थे तो उनने भी यही बात कहा था कि मैं 77% को जाकर रख दूंगा, 9 शेड्यूल में। जब 9 शेड्यूल रख देंगे तो उसको दोबारा फिर से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट अब तो वो जेल चले गए तो अब कहना नहीं है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा चाहते हैं तो अगर वहां पे कंडीशन ऐसी होती कि रिजर्वेशन दिया जाता था, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होती उस बिहार पर, तो रिजर्वेशन हो सकता था। मैंने ये सारी बातें रिजर्वेशन की आपको यहाँ पर लिख दी। ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कोर्ट में क्या चैलेंज तो डेफिनेटली किया जाएगा, ये बात आपको पता है। मैं इसको हटाता हूँ, बस आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा कुछ महाराष्ट्र में। जो फोर्थ टॉप थी वो फेल कर गई है। जब फेल की तो यहाँ पर पीयूष गोयल आए हुए थे, और जो पीयूष गोयल थे ने जो कहा वो बात अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी 5 जो क्रॉप है उनमें एमएसपी देने के लिए तैयार है, और 5 क्रॉप में केवल और केवल कहा के जो पंजाब के फार्मर है उनको हम लोग एमएसपी देने के लिए तैयार। कुछ इस तरह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पीयूष गोयल ने इस बात को एक्सप्लेन किया। जैसे उन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने साफ मना कर दिया मानने से कि डिमांड कितनी, लगभग मैं कह रहा हूँ बहुत सारी डिमांड है, केवल 12 डिमांड ही है। और 12 डिमांड में से जो मेजर डिमांड है वो किसकी, एमएसपी को लेकर है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए। अब एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए मतलब क्या होता है, एमएसपी का मतलब कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि हर बार जो बीट है गेहूं है वो इस रेट का मिलेगा, जस्ट एग्जांपल 2100 रुपए पर क्विंटल बिकेगा, तो हमें 2100 रुपए ही मिलने चाहिए। रीजन क्या होता है कभी कभी कि जब यहाँ पर ये लोग जाते हैं मंडी में जाते हैं तो 2100 रुपए को खरीदने से मना कर देते हैं। कहने का फिर 2100 रुपए खाए का पे, तो यहाँ से मना कर देते हैं। तो लीगल गारंटी मतलब अगर नहीं करोगे तो हम आप पर केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा, तो यहाँ पर एमएसपी की लीगल गारंटी की यहाँ पर बात की गई थी। तो यही इनकी डिमांड है, बेसिक डिमांड है। और जैसे एमएसपी डिमांड की तो पहले बात एमएसपी को क्या देख लेते हैं, क्या होता है एमएसपी कैसे। तो मैंने आप लोग को बताया था एमएसपी आज जो दिया था एक फॉर्मूला दिया था A2 प्लस A1 फॉर्मूले से दिया था। अब A2 क्या होता है, A2 का मतलब होता है ऑल कॉस्ट, का मतलब होता है सभी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, ऑल कॉस्ट जो उसने लगाई हुई है। एक मैंने दुकान खरीदी, दुकान खरीदने के बाद जितना सामान मैं लेके आया, जैसे मैंने कुछ सामान जो दुकान लगाई थी उसमें कुछ सामान परचेज किया गया, मैंने 10 मोबाइल लेके आया था जिन्हें मुझे सेल करना है, तो जो मैं मोबाइल लाऊंगा उससे थोड़ी सी ज्यादा कीमत में बेच दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल कॉस्ट जितनी मैंने इस दुकान पे लगाई उस कॉस्ट को काउंट किया जाएगा, प्लस मैं वहां पर बैठा हुआ तो मेरी लेबर चार्ज भी तो दिन की लगेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फैमिली लेबर भी यहाँ पे आ जाएगी। अब याद रखना 2017 में इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था। जो A2 है इसमें क्या किया गया था, 50% की यहाँ पर सब्सिडी और ऐड कर दी गई थी। तो A2 का मतलब होता है जितनी कॉस्ट लगी उसका 50% मुनाफा दिया जाएगा, और वो किया जाएगा। ये अरुण जेटली का कहना था। नाउ एक्चुअली यहाँ पे डिमांड क्या है कि 2006 में स्वामीनाथन कमीशन आया था, और स्वामीनाथन कमीशन आया था
इस स्वामीनाथन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, इनका कहना था कि जो एमएसपी मिलना चाहिए C2 50% प्लस एफएल में मिलना चाहिए। अब ये क्या होता है इसको देखिए, C2 50% क्या होता है, C2 का मतलब होता है ऑल कॉस्ट तो है ये जो पहले थी, मतलब जितने में मोबाइल लाए उन सबकी कॉस्ट तो थी प्लस इसमें कहा कि जो जमीन होगी, जो लैंड जमीन की कॉस्ट होगी उसको भी ऐड किया जाए। मतलब जब मैंने मोबाइल शॉप ओपन की तो मैंने क्या किया, जो उसमें रेंट में ले रखा है मोबाइल शॉप, तो जो मोबाइल की रेंट है उसको भी तो मैं प्रॉफिट में करूंगा, वरना तो मेरा लॉस ले जाएगा। तो उनने इसको और लैंड कॉस्ट को ऐड कर दी, फिर प्लस फैमिली लेवल, ये बात समझ में आ चुकी है। तो ऐसे करके क्या किया गया, एप्पल ये आया और इससे एमएसपी सबको पता है कि बढ़ी हुई एमएसपी आएगी। क्यों? जमीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल जाती है। अब यही डिमांड है फार्मर की। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। चैलेंज क्या बन चुका है, एक बात बोलो कि यहाँ पर जो C2 50% है, यहाँ पर चैलेंज यहाँ पे बन चुका है कि जो C2 का 50% यहाँ पर कहा गया कि सिटी लैंड कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, रीजन कि सिटी में कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और जो स्टेट है, स्टेट या विलेज देखो वहां पर जो इसकी कॉस्ट होती है कम हो जाती है। तो दोनों को हम लोग को कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों को हमें बराबर करना चाहिए। तो ये हमारे हमारे सामने चैलेंज आया। इसके लिए किसान अपनी मांग पे डटे हुए हैं और आपको पता है कि ये अभी तक नहीं पहुंचे। याद रखना 22 क्रॉप में एमएसपी दिया थी, एक शुगर केन को हटा देना, उसमें अलग चीज होती है। तो 22 क्रॉप टोटल 1 कर दे तो 23 क्रॉप, इसको जोड़ दिया 23 क्रॉप्स में इस समय एमएसपी दिया था। तो याद रखना ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में देखते हुए आपको मतलब दिखेगा। तो ये बात हमने कर दी यहाँ पर। भाई द फार्मर प्रोटेस्टिंग अगेन, तो ये पूरी बातें हमने क्या कर दी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। मेरे समझ से पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं इसको हटाता हूँ और मूव करता हूँ इस नेक्स्ट पार्ट। इंडिया फोर्स टू फाइट द यूक्रेन। लिस्ट देखो, एक ऐसा आर्टिकल जो थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा अजीब है। अभी क्या हुआ है यहाँ पर जो ऐसा मिला है कि बिलोंग उत्तर प्रदेश से कुछ लोग कहाँ पर, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग कहाँ पर मिले हैं, यूएस जो रशिया है उसकी तरफ से फाइट करते हुए मिले। रशिया की तरफ से, रशिया और आपको पता है यूक्रेन वॉर चल रहा है, उनकी तरफ से फाइट करते हुए मिले। इनका कहना है कि यहाँ पर इनको कॉस्ट दिया जा पैसा दिया जा रहा है, इनकी मंथली सैलरी 1.95 लाख रुपए दी जा रही है और इनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और उस कॉस्ट में यहाँ पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एज ए वैगनर आर्मी के रूप में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी न्यूज है, थोड़ी सी पता नहीं आप अच्छी लगे या बुरी लगे, नहीं पता, मुझे थोड़ी सी तो बुरी लगी। भाई इतना बुरा हाल कैसे आ गया कि हम लोग अपनी दूसरी कंट्री के लिए मरने की तैयार हो चुके हैं। चलो हटाओ। आते हैं इस समय कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस समय फॉर्म में चल रही है। फिर से एक जजमेंट क्या हुआ यहाँ पर समझ। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखो न्यूज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज कर एक शादी कर ली हुई महिला फीमेल जो आर्मी ज्वाइन कर चुकी है उसको पहले हटाने की बात की गई थी और जिसको हटाया गया उसको यहाँ पर 7 दिन के अंदर कंपनसेशन देने की बात कर दी है। तो मतलब उन्हें लीगल राइट मिल गया है। तो देखना बात क्या कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए थे, कोर्ट ने कहा कि अगर एक फीमेल है अनमैरिड आई पहले वो उसमें फोर्स में, बाद में उसने शादी कर ली, तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, निकाल दिया। देखो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ जगह मैं मान सकता हूँ कि रिमूव किया जा सकता है, जैसे नर्सेस है उन पे कंडीशन जोड़ी जाती है कि शादी के बाद ये नहीं होगा, जो भी है। लेकिन यहाँ पर रिमूव करना और एक गलत था और कहा गया कि यहाँ पर वायलेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल ट्रीट नहीं किया गया। एक इस फीमेल और इस फीमेल में डिफरेंस बताया गया शादी के बाद। तो ऐसे करके जिसको हटाया गया था कंपनसेट देने की बात की गई है और कहा गया अगली बार ऐसा नहीं हो, मतलब कि अब कोई भी फीमेल बिफोर द मैरिज अगर आर्मी को ज्वाइन करती है, आफ्टर द मैरिज भी वो आर्मी को कंटिन्यू कर सकती है। वही बात यहाँ पे की मैं इसको पढ़ देता हूँ, मेरी समझ से ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। नाउ मूव करता हूँ इसमें इंडिया 26 बिलियन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया भारत चाहता है कि हम लोग चाहता है कि हम लोग क्या करें, $26 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। न्यूक्लियर पावर समझते हो, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इंडिया में 7 प्लेस में 7 जगह बने हुए हैं। उनसे होगा क्या कि हमारे इंडिया में जो कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी हमारी कैपेसिटी लगभग अभी हमारी कैपेसिटी 7500 मेगावाट की है। हम चाहते हैं इस कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1300 मेगावाट तक ले जाए और उसके लिए हमें कितने चाहिए, यहाँ पर $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम न्यूक्लियर एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर हमें ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो पावर की कैपेसिटी हम अपने आप एनहेंस कर देंगे। 7 पावर प्लांट है, ये एग्जाम में करते हैं, पूछ लेते हैं। तो शायद आपको पता होगी कि यूपी में कौन सा है, आई थिंक नरोरा है। यूपी में नरोरा है, यूपी में नरोरा, राजस्थान में कौन सा है तो सबको पता होगा, बांटा है।
रावत भाटा है, और रावत भाटा यूपी के बाद कौन सा, राजस्थान के बाद यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात में कौन है, गुजरात में काकरापारा है, गुजरात में काकरापारा है। गुजरात के बाद कौन सा आएगा यहाँ पर, गुजरात में महाराष्ट्र में तारापुर है, महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा कर्नाटका, कर्नाटका में कायगा है, कायगा है। महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कलपक्कम, कलपक्कम। और कलपक्कम के साथ एक और कंदापुल, कंदापुल, ऐसे करके 7 न्यूक्लियर पावर बने हुए। याद रखना पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट न्यूक्लियर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज फ्रांस में जनरेट, फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट करने का। इंडिया में याद रखना फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स बनता है, फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स बनता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। तो ये बन गया कुछ इनकी बात है। एनपीसीआईएल एक कंपनी है जो इसको रेगुलेट करने का काम करती है, एनपीसीआईएल कंपनी है जो इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से इसको हटा देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए 10%, इंडियन एक्सप्रेस में सेम था, मैंने पूरी एक्सप्लेन किया। एक राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा का इलेक्शन याद रखना। एक मैं क्यों, ये तो कभी एग्जाम में नहीं आता, मैं क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राज्यसभा का जो इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जो ओपन वोटिंग सिस्टम है। ओपन वोटिंग सिस्टम में पहली बात तो इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है, मतलब जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो उनका मेंबर होता है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिस पार्टी से होता है उस पार्टी को दिखाकर वोट करते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा वोटिंग सिस्टम है जो ओपन वोटिंग सिस्टम में काउंट करते हैं। प्लीज इसको याद रखना कि राज्यसभा याद रखना हर 2 साल में 1/3 सीट जो रिटायर होती है राज्यसभा की, मतलब टोटल टर्म 6 ईयर का बनता है, तो 1/3 के लिए हर बार इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, हर 2 साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। कुछ ऐसा साइकिल रहती है। पहली बार जो राज्यसभा 1952 में बनाई गई थी और वही अभी तक परस्यू कर रही, लगातार चल रही है, ये कभी भी अबॉलिश नहीं होती, भंग नहीं होती। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पर सोनिया गांधी, जेपी नड्डा और यहाँ पर अशोक चौहान जो थोड़ा कंट्रोवर्सी था, तो कंपाउंडर था, इनमें इनको अपॉइंट कर लिया गया। फिर से क्या अपॉइंट कर लिया गया है इनको यहाँ पर कि ये एज ए मेंबर, एज ए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, एमपी बन गई राज्यसभा से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। याद रखना सोनिया गांधी राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अशोक चौहान एक हमेशा विवादित रहा है। क्या अभी तक यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान में कि इस समय इलेक्शन में कौन जीता। आपको शायद पता होगा इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में किसी को भी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली। जब कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रही। अब क्या करें, तो अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ है, शरीफ तो कोई नहीं है बट शहबाज है, शहबाज शरीफ यहाँ पे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा फील हो रहा है। और उनका साथ देंगे यहाँ पे बिलावर भुट्टो, जो यहाँ पर फोटो बनी है, ये साथ में। इमरान खान बेचारे जीतने के बाद भी बर्बाद हो चुके हैं। शायद ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो क्या मैं डेमोक्रेसी बताऊं। वो बर्बादी, मतलब जीतने वाला भी हार चुका है, ठीक है। अपोजिशन को किस तरह से जोड़ा जाता है वो पाकिस्तान से कोई सीख ले, नहीं रसिया से भी सीख सकते। रसिया में भी आपको अभी पता, कुछ दिन पहले जहर देके मारा गया था, नल्ले जो था उनको मारा। ये लास्ट, होपफुली सारे आर्टिकल्स को मैंने जो कंपाइल किए समझ में आए होंगे और इजीली आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको कल वाले लेसन में। थैंक यू सो मच।